Yes, listen. Now, what to do? Controlling unit, right? Controlling. ध्यान से सुनना. मीनिंग क्या है? देखो, प्लानिंग के अंदर हमने क्या सेट किया था? स्टैंडर्ड. टारगेट सेट किया था जो अचीव करना था. ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेज असेंबल किए थे उस टारगेट को पूरा करने के लिए. स्टाफिंग के अंदर एम्प्लॉइज अपॉइंट किए थे. डायरेक्टिंग में उन एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस दी थी. अब कंट्रोलिंग में हम चेक करेंगे कि क्या काम जो सोचा था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा. ठीक है. कंट्रोलिंग का मतलब है सिंपली कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, एक्चुअल जो फाइनली आपने अचीव किए उसको टारगेट के साथ कंपेयर करना और फिर कमियां निकालना. कमियों को बोलोगे डेविएशन, ताकि उसके अगेंस्ट क्या लिया जा सके? करेक्टिव एक्शन. ठीक है. जैसे आपने एग्जाम्पल दे रही हूं, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्कर का एक महीने में 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड लिया. ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टारगेट. उसने एक महीने बाद आपने चेक किया कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस की? सपोज टू बी 800. तो कंट्रोलिंग ये आपका स्टैंडर्ड था, ये आपकी एक्चुअल है जो उसने एक्चुअल में किया एक महीने बाद. तो कंट्रोलिंग क्या करता है? इन दोनों के बीच में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन कराता है. दोनों को कंपेयर किया, क्या आ गई बेटा? डेविएशन. क्या आ गई बेटा? कितनी यूनिट्स की? 200 यूनिट्स की. इस यूनिट्स 200 यूनिट्स की जो डेविएशन आई है, डेविएशन होती है कमी. इस कमी को स्टडी करना और इसको रोकना और इसके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन लेना, सही करना इसको, ताकि फ्यूचर में दोबारा रिपीट ना हो. ये कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या बनता है देखना सभी ध्यान से. इट रेफर्स टू, पहले मीनिंग लिखेंगे, कंपेयरिंग actual performance with standard to get the deviation and taking corrective action against it. बस सिंपल कि एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना ताकि डेविएशन निकल सके और उसके अगेंस्ट क्या लिया जा सके? करेक्टिव एक्शन. और वो डेविएशन ताकि फ्यूचर में रिपीट ना हो. क्लियर एवरीवन? ये हो गया आपका कंट्रोलिंग का मीनिंग. चलो, इसके बाद मीनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसकी थोड़ी सी प्रोसेस, फीचर, इंपॉर्टेंस, ये 3 चीजें ही हैं, ये डिस्कस करने. पहले प्रोसेस करेंगे. इसके अंदर एक और चीज समझने वाली है. जैसे अगर हम कंसीडर करें कंट्रोलिंग को लास्ट फंक्शन, भी सिर्फ लास्ट में आता है और इसके बाद कुछ भी नहीं करना पड़ता, खत्म हो गया, ये आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी. आपने ये समझना है, इसको साइकिल में लेना कि प्लानिंग ऐसे होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग. यहाँ कंट्रोलिंग है तो आपको ये मेंशन करना है कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं है, क्योंकि जब कंट्रोलिंग खत्म होता है तो साथ के साथ क्या शुरू हो जाती है? प्लानिंग. और इवन कंट्रोलिंग जैसे ही खत्म होती है ना बेटा, जैसे कंट्रोलिंग खत्म हुई तो प्लानिंग कैसे होती है? अब ये सुनो, कंट्रोलिंग के अंदर जो कमियां आई उन कमियों को ठीक करके आगे प्लान बनाया जाता है ताकि अगला प्लान खराब ना बने, उसमें कोई मिस्टेक ना हो. तो याद रखो, कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना ताकि कमियां निकाली जा सके और उन कमियों के अगेंस्ट क्या लिया जा सके? करेक्टिव एक्शन. आगे समझ? और इसके अंदर हम लोग इस तरह से करते हैं, प्रोसेस इस तरह से चलती है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. क्लियर एवरीवन? अब इसके बाद सभी सुनना ध्यान से. जब ये हो गया सारा कंट्रोलिंग वगैरह, मीनिंग कंप्लीट हो गया, अब आती है प्रोसेस की बारी. तो प्रोसेस में यही सेम टू सेम जो मैंने आपको लिखवाया आज इट इज रिपीट होती है. ठीक है, जो मीनिंग में लिखवाया. तो सबसे पहले आता है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब टारगेट सेट करो, आपका स्टैंडर्ड सेट करो परफॉर्मेंस का कि कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ही नहीं है तो आप आगे क्या करेंगे? तो सबसे पहला यही हो गया, इसको हम बोलते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड. ठीक है. सेकेंड स्टेप जो है वो है मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस. जैसे आपने पहले टारगेट सेट किया, फिर देखोगे कि आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी अचीव की. इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं अच्छे से कैसे लिखना है पेपर में 6 नंबर के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर आज के टाइम पे रह ही यही गया, रिलेशनशिप तो कट ही हो गया. मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, आगे समझ. फिर उसके बाद क्या बेटा?
करना दोनों परफॉर्मेंसेस को, तो यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग, कंपेयर करना किसको, एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है, कंपेयर कर दिया एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ। फिर क्या निकालेंगे, डेविएशन, उसको बोलते हैं एनालाइजिंग डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कमी, कमी को स्टडी करेंगे कि क्या कारण रहा है कमी आने का, और फिर लास्ट में हम करेंगे बेटा एनालाइजिंग करने के बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सही एक्शन लेना। ये स्टेप्स हैं किसके, कंट्रोलिंग के। बड़े ही आसान है बेटा, डेफिनेशन से निकल के, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग, एनालाइजिंग, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो अब इसको डिटेल में कराती हूँ। फर्स्ट पॉइंट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। आपने सबसे पहले इसके अंदर कैसे लिखना है ये बताना है। पहले स्टैंडर्ड का मीनिंग बताना। स्टैंडर्ड क्या होता है, हमारा एक टारगेट। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक टारगेट, या फिर क्या कह सकते हैं, एक क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं, इस क्राइटेरिया के बेस पे। तो आप पहले टारगेट और क्राइटेरिया का मतलब बताओ कि स्टैंडर्ड जो है वो क्राइटेरिया जिसके बेसिस पे एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड जो है दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब नंबर्स, बिल्कुल सिंपल चीज, और क्वालिटी जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्वालिटी। दो तरह के होते हैं। ये फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, इसको नॉट एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स लिख देना, नॉट एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, मैं क्रॉस लगा रही हूँ लिख के। क्वांटिटेटिव का एग्जांपल दे देना इसी के नीचे, जैसे कि 20% सेल्स इंक्रीज करनी है तो 20 नंबर है ना, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव। ओके, 5 लाख की यूनिट सेल करनी है, 5 लाख का प्रॉफिट अर्न करना है, 5 लाख यूनिट्स, 5 लाख एक नंबर है, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड कौन से होते हैं बेटा, जिसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया रेपुटेशन, एम्प्लॉय की रेपुटेशन, ठीक है, या कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। ओके, ये सब किस में आएगा, क्वांटिटी में। अब हमें कंट्रोलिंग करते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें स्टैंडर्ड कोशिश करनी है किसमें सेट करें, क्वांटिटी में। बट ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्वांटिटी ही हो। अगर आपका क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है तो आप कंपेयरिंग कर ही नहीं सकते, कंट्रोलिंग कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कोशिश ये रखो कि ये सेट करो, नहीं हो रहे क्वालिटेटिव हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर क्वालिटेटिव हो रहे हैं तो उसको इस तरह से एक्सप्रेस करो कि उसको नंबर्स में इजीली एक्सप्रेस किया जा सके, ठीक है। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को इस तरह से सेट करो कि नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सके, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें, इजीली मेजर कर सकें कि हमने क्या अचीव किया। जैसे कि देखो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कितनी है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, पता कर सकते हैं हम लोग, नहीं कर सकते ना। ऐसे तो नहीं कहते कि कस्टमर जो है 5 किलो सेटिस्फाई हो गया, 10 किलो सेटिस्फाई हो गया, नहीं बोल सकते ना। तो इसको इस तरह से क्वालिटेटिव कस्टमर को सेटिस्फाई करने का जो स्टैंडर्ड है वो सेट करो कि कस्टमर आएगा, अगर वो ऑर्डर देता है तो उसके ऑर्डर देने के 15 मिनट के अंदर अंदर उसको ऑर्डर सप्लाई करना है। हमारे टेबल पे आके बैठ गया, 15 मिनट के अंदर उसको उसका ऑर्डर दे देना है, ताकि उसको ज्यादा वेट ना करना पड़े। तो जो क्वालिटेटिव कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हमने नंबर डिसाइड कर लिया, क्या, 15 मिनट। ये जो 15 मिनट मेजरेबल है ना, कि 15 मिनट से ज्यादा टाइम लग गया तो कस्टमर नाराज होएगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रही हूँ, क्वांटिटेटिव पे ज्यादा जोर दो, क्वालिटेटिव अगर सेट करने पड़ भी जाए तो इस तरह से करो कि नंबर्स में एक्सप्रेस करके मेजर कर सके आप इसको इजीली। अब बेटा जो असली बात समझने वाली है कि प्लानिंग के अंदर सेटिंग ऑब्जेक्टिव और कंट्रोलिंग के अंदर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, दोनों में फर्क क्या है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव में लिखना है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड में आपने लिखना है मैन, मटेरियल, मशीनरी, या हर छोटी छोटी चीज का स्टैंडर्ड सेट करना, टारगेट सेट करना कि एक बंदा एक महीने में या एक दिन में कितना काम करेगा, एक मशीन एक महीने में या एक दिन में कितनी यूनिट्स निकालेगी। मतलब एक छोटे छोटे स्टैंडर्ड हर चीज के सेट करना, मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल ही छोटा, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल स्टैंडर्ड जो है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वो प्लानिंग में सेट किया जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे स्टैंडर्ड सेट करके हम कंपेयर करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, ताकि ओवरऑल स्टैंडर्ड अचीव हो जाए। कंट्रोलिंग का मोटिव तो ओवरऑल स्टैंडर्ड अचीव कराना है, मतलब प्लानिंग वाला ही, पर करते हैं हम थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तभी हम कहते हैं कि कंट्रोलिंग बिल्कुल लास्ट फंक्शन नहीं है, बीच बीच में भी करते रहते हैं। और कभी कभी हम ये भी कह सकते हैं कि कंट्रोलिंग खत्म होने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, दोबारा प्लानिंग भी शुरू कर देते हैं, और उस कंट्रोलिंग के बेस पे। आगे समझ
मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। सबसे पहले मेजरमेंट मतलब फाइनल परफॉर्मेंस आपने क्या अचीव किया उसको कैलकुलेट करना, इसका मीनिंग है। इसके अंदर साफ साफ आपने क्या लिखना है बेटा, मेजरमेंट के अंदर सीधी सीधी बात मेंशन करनी है कि ये ऑब्जेक्टिव और रिलायबल मैनर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव और रिलायबल। पता कैसे? क्योंकि टारगेट हमने सेट किए, हम खुद के साथ चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब खुद के साथ चीटिंग कैसे बोल रही हूँ मैं, सुना सभी। छोटी सी चीज समझो, एक मैंने ना 10 लाख यूनिट सेल करने का टारगेट लिया, हुई 8 लाख की, मैंने जान के मेजर गलत कर दी, मैंने कह दिया नहीं 10 लाख ही हुई है। अब अगर आप खुद के साथ खुद ही चीटिंग करोगे तो फिर अब कोई क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता ना। तो यही चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो आप मेजरमेंट करोगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सके कि हाँ सही की है मेजरमेंट, उसमें गलती नहीं है। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल। और मेजरमेंट करने की कुछ टेक्निक्स है बेटा। क्या है? टेक्निक्स की मेजरमेंट कैसे कैसे की जा सकती है, इसके बारे में पता है आपको? ध्यान से सुनना। पहली की परफॉर्मेंस रिपोर्ट। परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, बार बार आता है केस स्टडी में कि एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की है, वहां पे मेजरमेंट कर रहे हैं, दैट मींस हम उनकी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट का मतलब क्या है? जैसे कि तुम लोग अच्छा परफॉर्म करते हो, तुम्हारा टेस्ट है, टेस्ट रिपोर्ट तैयार करते हैं हम लोग कि इस टेस्ट में इस बच्चे ने इतने नंबर लिए थे, इस टेस्ट में इतने लिए थे, इस टेस्ट में इतने लिए थे, तो तुम्हारी एक परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड बना के रखते हैं और उसके बेसिस पे फिर बाद में हम लोग डिक्लेयर करते हैं मेजर करके परफॉर्मेंस कि ये बच्चा यहाँ स्टैंड करता है ना। इसी तरह से एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में किस दिन उसने अच्छा काम किया था, किस दिन नहीं किया, किस दिन क्या गलती की थी, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके बेसिस पे हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं कि वो सही से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा। तो एक तो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना। एक अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन के, ये तो एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि सैंपल चेकिंग। जैसे प्रोडक्ट है, आपने आपने सपोज टू भी सोचा था, मेजरमेंट टारगेट लिया था कि इस क्वालिटी का होना चाहिए, तो मेजरमेंट करते टाइम आप सैंपल चेकिंग करेंगे। जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट बने, उसके अंदर से रैंडमली कोई भी एक प्रोडक्ट उठाया और उसकी क्या कर ली, चेकिंग कर ली क्वालिटी की, जो आपने सोची थी वही क्वालिटी है या नहीं है, उसको बोलते हैं सैंपल चेकिंग। क्या बोलते हैं? सैंपल चेकिंग। सैंपल चेकिंग से भी हम अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं कि हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। ठीक है। और कौन सी होती है? सपोज टू भी अगर आप मैं सिंपली बोलूं, आप काम कर रहे हो, कोई मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ ना, अगर पर्सनली, पर्सनल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पर्सनल ऑब्जर्वेशन। इसको भी क्या बोलते हैं? टेक्निक बोलते हैं। किसकी? मेजरमेंट की। अब लास्ट अकाउंटिंग रेशियो। बहुत सारी रेशियोज होती हैं, कौन कौन सी? नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, इन्वेंट्री रेशियो, अकाउंट्स में पढ़ोगे अकाउंटिंग रेशियोज। ये रेशियोज बना के हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो 4 टेक्निक्स मैंने करा दी बेटा। पहले मैंने बताया कि परफॉर्मेंस रिलायबल और ऑब्जेक्टिव मैनर में होनी चाहिए। फिर 4 टेक्निक्स में क्या बता रही हूँ, सुनना। फर्स्ट टेक्निक बताई मैंने आपको, परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करना एम्प्लॉयज की, एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उनको पर्सनली ऑब्जर्व करना, पर्सनल ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। और क्या होता है? सैंपल चेकिंग, मतलब क्वांटिटी चेक कर लिया आपने। और लास्ट मतलब अकाउंटिंग रेशियोज, रेशियोज तैयार कर लिया आपने, उन रेशियोज के बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, मेजर कर रहे हो। अब ये बातें मेंशन करने के बाद मेजरमेंट में आपको ये भी लिखना है कि जिन यूनिट्स में स्टैंडर्ड सेट किया गया था उन्हीं यूनिट्स में मेजरमेंट करेंगे। जिस तरह से मैथ्स के अंदर अगर एक यूनिट किलोमीटर में है, दूसरी मीटर में है, तो आप उन दोनों को इकट्ठे डील नहीं कर पाते ना। आप क्या करते हो, किलोमीटर को या तो मीटर में बदलोगे, मीटर को किलोमीटर में, दोनों सेम होंगी, तब आप उन दोनों को ऐड या सबट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना, उसके ऊपर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा पाएंगे। इसी तरह से कंट्रोलिंग के अंदर अगर स्टैंडर्ड आपने किलो में सेट किया है तो मेजरमेंट भी किलो में करो ताकि कंपेयर किया जा सके। स्टैंडर्ड यूनिट्स में सेट किया है तो मेजरमेंट भी यूनिट्स में करो। तो अगला पॉइंट आपने, जैसे फर्स्ट पॉइंट आपने बता दिया ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल, सेकंड पॉइंट में आपने सारी टेक्निक्स लिख दी, थर्ड पॉइंट आप ये लिखेंगे सेम यूनिट्स में होना चाहिए, जिसमें स्टैंडर्ड सेट किया था उन्हीं यूनिट्स के अंदर आपने क्या करनी है, मेजरमेंट। और सिर्फ यही नहीं, मेजरमेंट टाइम टू टाइम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा साल काम कर रहा था, चल रहा था, आपने चेक ही नहीं किया कि क्या चल रहा है, और लास्ट में आके साल खत्म होने वाला है तब आप मेजर कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। फिर उस टाइम पे ऑन द सपोर्ट कुछ कर पाओगे? एनुअल परफॉर्मेंस तो वहां पे मेजर करनी शुरू हो रही है ना, तो ऑन द सपोर्ट अगर आपको करेक्टिव एक्शन लेने तो ले ही नहीं पाओगे। मेजरमेंट हर टास्क के कंप्लीट होने के बाद करनी चाहिए, टाइम टू टाइम। जैसे पूरे काम को छोटे छोटे टास्क में बांट दिया जाता है, एक टास्क कंप्लीट हुआ, चेक करो सही से हुआ है नहीं, मेजरमेंट करो उसकी परफॉर्मेंस की। दूसरा टास्क कंप्लीट हुआ, मेजरमेंट करो। तीसरा टास्क, ऐसे ऐसे करके कंटिन्यूस बेसिस पे करनी होती है। पूरा साल लगातार हम मेजरमेंट करते रहते हैं ताकि हमें परफॉर्मेंसेस का पता चलता रहे। आगे समझ सबको? यस और नो?
थर्ड पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, ठीक है, कंपेयर करना। अब इसको कैसे लिखेंगे, सुनना सभी ध्यान से, कि पहले एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है। एक्चुअल जो फाइनली अचीव किया, स्टैंडर्ड जो टारगेट था, दोनों को कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करके क्या निकलती है बेटा, डेविएशन। डेविएशन क्या होती है, पहले डेविएशन का मीनिंग हाईलाइट करके लिखना है इसके अंदर। कंपैरिजन, थर्ड पॉइंट करवा रही हूँ ना, पहले लिख देना कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद स्टैंडर्ड। एक्चुअल का किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन करना, उसमें डेविएशन निकलती है। डेविएशन का मतलब लिख देना क्या, जो स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंसीडर एज डेविएशन। और कमी, हम कोशिश करते हैं ये कमियां निकाल लें, क्योंकि अगर आपको कमी नहीं पता होगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और ये कमियां जो है अलग अलग टाइप की होती हैं। अगर आप डेविएशन निकाल रहे हो तो इसके बारे में पता होना चाहिए कितने टाइप की होती है। 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन वो डेविएशन है जिसके अंदर आपने टारगेट तो लिया था 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, लेकिन करी कितनी, 120, तो फायदे में ही रहे हो, ज्यादा कर दी, अच्छी बात है, तो पॉजिटिव हो गई, ठीक है। नेगेटिव के केस में 100 यूनिट्स का टारगेट लिया था, प्रोड्यूस 70 करी, तो 30 की क्या आ गई, कमी, नेगेटिव डेविएशन, गलत बात है ये। जीरो मतलब 100 सोचा था और 100 ही अचीव कर दिया, समझ गए, इसको बोलेंगे जीरो डेविएशन। क्या बोलेंगे, जीरो डेविएशन। अब इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, अब ये मैंने टारगेट लिया 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का, अगर मैं टारगेट ही अलग ले लूं, सुनना सभी, टारगेट थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, क्या, देखो ये दोनों हो गए ना, मैं इसको हटा रही हूँ एक बार, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और मेजरमेंट को हटा रही हूँ, यहाँ कर रही हूँ, सुनना सभी, कि टारगेट गलत, टारगेट कैसे कोई और ले लूं, सुनना, जैसे टोटल टारगेट जो था आपका था कोस्ट का लेते हैं, कि कोस्ट जो है 1 यूनिट की 50 रुपए पड़नी चाहिए। अगर कोस्ट ज्यादा पड़ी, अब इस केस में देखो ज्यादा होना गलत बात है ना, खर्चा ज्यादा होना गलत बात है। अब यहाँ पे ज्यादा है कोस्ट, फिर भी यहाँ पे डेविएशन कौन सी रहेगी, नेगेटिव। यहाँ पे यूनिट्स प्रोड्यूस करने की बात हो रही थी, यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करी तो पॉजिटिव, क्योंकि यूनिट्स ज्यादा प्रोड्यूस करना अच्छी बात है, खर्चा ज्यादा करना बुरी बात है, तो बुरी बात को नेगेटिव में डालोगे, और अच्छी बात को कि अगर आपने कॉस्ट कम कर दी, 45 यूनिट्स कर दी रुपीस, तो यहाँ पे पॉजिटिव बात होगी, अच्छी बात यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अच्छी बात और बुरी बात में डिफरेंस समझाने के लिए 2 एग्जांपल लिए। तो यहाँ पे जब आप कॉस्ट कंपेयर कर रहे हैं तो मतलब कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो बुरी बात, यूनिट्स कंपेयर कर रहे हैं, यूनिट्स ज्यादा हो रहे हैं तो अच्छी बात, ओके। और अगर पूरा 50 के 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दी तो जीरो डेविएशन। अगर आपकी जीरो डेविएशन आती है, मतलब कोई डेविएशन नहीं आती, कमी है ही नहीं कोई, तो उस केस में कंट्रोलिंग की आगे फर्दर एक्शंस लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खत्म कर दी जाती है, काम खत्म हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया, आगे कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट 2 स्टेप्स जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।